गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, व्यवस्थाएं और विधेयक। ये सब क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़िए हमारी क्लास से। आपको क्लास अच्छी लगे तो देखिएगा ज़रूर। फिर से बोलता हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहला पॉइंट है, संसदीय शासन व्यवस्था। और इसके विपरीत है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। तो दोनों में क्या अंतर है, कहाँ अपनाई जाती है, कैसे कार्य करती है? संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है वो ब्रिटेन में कार्यपालिका प्लस व्यवस्थापिका के बीच शासन व्यवस्था होती है, जिसमें कार्यपालिका जो वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही अमेरिका में बात करें तो यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत रहता है। यहाँ कार्यपालिका जो है वो उत्तरदायी नहीं होती है, किसके? व्यवस्थापिका के। यहाँ जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के तीन अलग अलग अंग है, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और संसद। संसद के अंदर ये तीनों अंग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसमें व्यवस्था उनके अधीन, तो उनको शक्तियां तो दी गई लेकिन वो एक नाम मात्र की, उनका उपयोग लगभग ना के बराबर है। उनकी ताकत का उपयोग है तो बहुत, लेकिन लगभग ना के बराबर ही माना गया है उनको। जिसमें आते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो देश के सर्वोच्च पद पर है, पर शक्तियां उनके पास लगभग ना के बराबर है। और वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तविक रूप से कार्य करती है, जैसे कि ब्रिटेन के साथ साथ भारत के अंदर भी कार्य करती है, वो होता है प्रधानमंत्री, जो होता है देश के लिए, और सीएम जो होता है वो राज्य के लिए कार्य करता है। जो वास्तविकता के रूप में इनके पास शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों का उपयोग करके देश को चलाने के लिए, देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। अब भारत में बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी? संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन के अंदर भी है। इसी तरह की भारत में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास शक्तियां न है, पर वो ना के बराबर है। यहाँ पे पूरा कार्यभार कौन संभालता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। हम अमेरिका के अंदर बात की थी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। यहाँ पर शक्तियां अलग अलग है। कार्यपालिका के जो है वो उत्तरदायी नहीं देती व्यवस्थापिका के प्रति। यहाँ पे पूरा कार्य जो है वो एकात्मक है, और यहाँ जो शासन है वो राष्ट्रपति ही चलाता है। तो यहाँ जो है, यहाँ कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति। और यहाँ जो है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? प्रधानमंत्री के प्रति। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अमेरिका के अंदर चलती है। और अब भारत के अंदर कौन सी चलती है? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो है पर वो उसका उपयोग इतने अच्छे से नहीं कर पाता है। अगर व्यवस्थाएं बात करें तो भारत अलग अलग देशों में कैसे व्यवस्थाएं कार्य करती है, अगला पॉइंट है व्यवस्थाएं। व्यवस्थाओं के अंदर जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र, गणतंत्र, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, शासक व्यवस्था है। यानी यहाँ पे जो लगभग 5 तरह की व्यवस्था अलग अलग रूप से चलती है, जिसमें लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था अलग है, जो भारत में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, ये अमेरिका में है अध्यक्षात्मक। संघात्मक व्यवस्था है, संघों का एक समूह है। शासक व्यवस्था यहाँ पे भी है सुचारू रूप से। अब बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है पर यहाँ पर गणतंत्र नहीं है। यहाँ पर कौन सा है? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जिसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो व्यवस्था है यहाँ पर है। एकात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था,
ब्रिटेन के अंदर है। लोकतंत्र, राजतंत्र, एकात्मक शासन व्यवस्था है। फिर बात करें भारत की, तो भारत में लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, यानी लोगों का तंत्र, जहाँ पर लोग अपने नेता को चुनते हैं, नेता मिलकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फिर संघात्मक व्यवस्था, संघों से मिलकर हमारा देश बना है। फिर शासन व्यवस्था है, सुचारू रूप से चलती आ रही है। अब संघात्मक व्यवस्था की अगर अपन बात करें, तो संघात्मक व्यवस्था में अलग अलग बातें हैं, जैसे कि ये, अगर आपने कर लिया तो देख लेना, मैं तो 2 मिनट देता हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आपने ये उतार लिया होगा, तो देखिए मैं बताता आपको। व्यवस्था में संघ सरकार के भाग 5 के भाग 5 आर्टिकल अनुच्छेद 51 से लेकर 52 राष्ट्रपति 151 तक, जिसके अंदर आते हैं 3 व्यवस्थाएं। कार्यपालिका, कार्यपालिका आएगी, व्यवस्थापिका, एक अध्यादेश भी आता है इसमें, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, अध्यादेश, और आखिर में जाएगी वो होती है न्यायपालिका। इन तीनों के अलग अलग है, जैसे कि आर्टिकल 52 से लेकर 78, इसमें आएगा 79 से लेकर 122, एक अपवाद है जो आर्टिकल 123 आएगा। फिर 124 से लेकर 124 टू 147 न्यायपालिका। ये सब इन आर्टिकल के तहत ये सारी व्यवस्था है जो संघ की सरकार की भाग 5 में आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 151 के अंदर आएगी, जिसमें कार्यपालिका जो कार्य करेगी वो 52 से 78 आर्टिकल के अंतर्गत कार्य करेगी। फिर व्यवस्थापिका जो कार्य करेगी वो 79 से 122 के अंतर्गत कार्य करेगी। और उसके बाद अध्यादेश जो है वो आर्टिकल 123, जो एक अध्यादेश जारी होता है जिसको राष्ट्रपति करता है, वो 123 आर्टिकल। और न्यायपालिका जो कार्य करेगी वो 124 से 127। तो अब टोटल कितना है 151। तो अब कितने 147 के बाद 48, 49,
50 एंड 51, चार जो है वो अलग है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप ये नोट कीजिए, इतने 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, तो आपने लिख लिया होगा। अब इसमें मैं बताता हूँ कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो आर्टिकल्स है वो अ, राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो आर्टिकल 52 to 62, ये आर्टिकल है, ठीक है। फिर आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्य करता है 63 to 73। देखो, राष्ट्रपति की शक्ति आ जाएगी 52 से लेकर 62 तक आएगी, उपराष्ट्रपति की शक्ति आएगी 63 से 73 तक आएगी। फिर आएगा मंत्री परिषद, आएगा 74 आर्टिकल। फिर आएगा प्रधानमंत्री, 75। फिर आएगा महान्यायवादी, 76। ये एक कानून का वकील होता है एक तरह से, ये कानून सरकार का कानूनी वकील होता है महान्यायवादी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 79 से 122। तो 79 में जो आता है वो आता है संसद। और संसद के कितने अंग बताए थे मैंने आपको? संसद, संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 अंग बताए थे। अब इसमें संसद आती 79 में, लोकसभा आती 80 में, राज्यसभा के अंदर आएंगे 81 से लेकर 122 आर्टिकल, ठीक है, आएंगे राज्यसभा के अंदर, जिसमें कानूनों का निर्माण होता है। हाँ, निर्माण। इसमें होता है 81 से लेकर 122 तक। ये आपको पता है, ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपातकाल स्थिति में। आदेश जारी करता है, ठीक है। अब 124 से 147 के अंदर कार्य करता है महान्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, इसके अंदर कार्य करती है महान्यायपालिका, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका भी कह सकते हैं इसको, सर्वोच्च न्यायपालिका। फिर जो है आर्टिकल 148 टू 150, आर्टिकल 148 टू 151, इसमें कार्य करेगी CGA, ये CGA, सॉरी CAG, CAG, ये आएगी 148 से 151।
ये जो होती है CAG नियंत्रक महालेखा परिषद। महालेखा परीक्षा लिखना भूलिए, परीक्षक। ठीक है, तो अब मैंने बताया व्यवस्था के अंदर आता है संघ सरकार का भाग 5, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 151 अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 व्यवस्था दी गई, जिसमें एक अपवाद अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति जारी करता है आपातकाल स्थिति में। अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कार्यपालिका के अंदर जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, फिर से बता रहा हूँ, 52 से 78 जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें राष्ट्रपति कार्य करता है 52 से लेकर 62 के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आगे बताऊंगा मैं आपको कि 52 से 62 में कौन सी शक्तियां हैं। फिर उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां बताई है वो 63 से लेकर 73 तक है। फिर से बता रहा हूँ, ये एक नाम मात्र के ही होते हैं। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75, यानी कि प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो आर्टिकल 75 के अंतर्गत है। महान्यायवादी जो कि कानून के तरफ से सरकार का जो वकील होता है वो होता है महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 के अंदर आता है। फिर बात करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका 79 से 122, संसद आर्टिकल 79 के अंदर आता है। फिर संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा आर्टिकल 80, फिर राज्यसभा आएगी 81 से 122। राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाता है, कानूनों का निर्माण। फिर आर्टिकल 123, राष्ट्रपति क्या जारी करता है, अध्यादेश। फिर आता है न्यायपालिका 124 to 147, 124 से लेकर 147, जहां सर्वोच्च न्यायपालिका कार्य करती है, देश के लिए उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 148 से 151 के अंदर CAG कार्य करती है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होती है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जोड़िएगा, क्लास को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी हो तो भी बताइएगा, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय आपसे नई क्लास में।